नमस्कार। इन सूफ़ी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है दमन की, कि दमन कैसे हमें मुक्त नहीं करता बल्कि हमें और विक्षिप्त करने लगता है। जिस भी विचार का हम दमन करना चाहते हैं वो विचार और बढ़ने लगता है और शक्तिशाली होने लगता है। उससे बचना और भी मुश्किल होता जाता है। तो यही है इस कहानी में कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम प्रसाद, और एक दिन उसके बचपन का मित्र लगभग 20 साल बाद उससे मिलने उसके घर आता है। उसके घर आता है तो देखता है कि राम प्रसाद पहले से ही तैयार बैठा है और कहीं जाने को है। दोनों मिलते हैं, गले मिलते हैं, सालों बाद मिले थे, बहुत सारी बातें होती हैं करने को, लेकिन राम प्रसाद अपने मित्र को कहता है कि तुम यहाँ विश्राम करो, रास्ते में थक गए होगे, लंबी यात्रा थी तुम्हारी, तो तुम यहाँ पर घर में विश्राम करो और मुझे कुछ काम है, 2-1 लोगों से मिल के आना। तो उसका मित्र कहता है कि नहीं, इतने बरसों बाद मिले हैं, अब मैं एक पल भी और खोना नहीं चाहता। अब जो कुछ भी समय है वो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हें मित्रों से मिलने जाना है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इससे कम से कम हम लोग साथ साथ तो रहेंगे, रास्ते में बातें भी होती रहेंगी। राम प्रसाद को भी ये विचार अच्छा लगता है। पुराना मित्र था, सदियों बाद मिला था, तो उसे बड़ी खुशी होती है कि चलो ये मित्र मेरे साथ चलने को तैयार है। उसे भी लगता है कि चलो मैं अपने गाँव में सबसे मिलवाऊंगा अपने इस मित्र को। लेकिन वो मित्र कहता है कि इस लंबी यात्रा से मेरे कपड़े खूब मैले हो गए हैं, गंदे धूल धूसरित हो गए हैं, तो यदि तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं तो वो मुझे दे दो, साफ कपड़े, मैं उन्हें पहन के साथ चलता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो राम प्रसाद कहता है कि हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, और उसका प्रेम उमड़ घुमड़ रहा होता है अपने मित्र के लिए। तो उसे राजा ने कभी कोई एक पोशाक भेंट की थी और वो राजसी पोशाक थी, सुंदर थी। तो उस प्रेम में वही पोशाक निकालता है और अपने मित्र को भेंट करता है कि लो, तुम इसे आज पहन लो और मेरे साथ चलो, इसको पहन के तुम खूब सुंदर भी लगोगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उसका मित्र कहता है कि नहीं, ये तो लगता है तुमने अभी तक कभी खुद नहीं पहनी, मैं इसे कैसे पहन लूं। तो कहता है हाँ, मैंने सोचा तो था कि कभी एक अच्छे जलसे में पहनूंगा, लेकिन वो मौका कभी आया नहीं, तो ये वैसे ही वैसे रखी हुई है। मित्र उन परिधानों को पहन लेता है, उस पोशाक को पहन लेता है, और पहन के वो बहुत सजीला, बहुत सुंदर लगने लगता है, प्रतिष्ठावान लगने लगता है। वस्त्र भी तो हमारी प्रतिष्ठा को ही संकेतित करते हैं। आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि आप क्या हैं वो उतना महत्व नहीं रखता, आपने कपड़े कैसे पहने हैं वो ज़्यादा महत्व रखता है। लोगों को हम उनके कपड़ों से पहचानते हैं, उनके होने से नहीं। तो ऐसे ही ये मित्र जब उन राजसी कपड़ों को पहन लेता है तो खूब सुंदर लगने लगता है, और उसको देख के अब राम प्रसाद को ईर्ष्या भी होने लगती है। वो सोचता है ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है, वैभवशाली लग रहा है, प्रतिष्ठित धनवान लग रहा है, और इसके सामने तो अब मैं बिल्कुल भिखारी जैसा लग रहा हूँ। देखो मेरे कपड़े कैसे पुराने धुराने। लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था, समय हाथ से निकल चुका था, बात कही जा चुकी थी, कपड़े पहने जा चुके थे। तो अब बुझे मन से भारी पांव लेकर वो अपने मित्र को लेकर गांव में निकल पड़ता है। गांव में चलते चलते रास्ते में वो उसके मन में यही ख्याल बार बार आता रहता है कि कहाँ से मैंने इसे कपड़े दे दिए और मैंने अपनी फजीहत खुद करा ली। अब इसके सामने तो मैं इसका नौकर जैसा ही लग रहा हूँ। रास्ते भर यही विचार उसके मन में चलता रहता है। और जैसे ही एक मित्र के दरवाजे पहुँचते हैं, खटखटाते हैं दरवाजे को, मित्र आता है, साधुवाद करता है, प्रेम से गले लगता है। तो राम प्रसाद उसकी आंखों में देखता है कि ये उसके मित्र को ही देख रहा है, उसके कपड़ों को ही देख रहा है। तो वो उसको मिलवाता है अपने मित्र से कि ये है मेरे मित्र, 20 साल बाद मुझसे मिलने आए हैं, और हम लोग बहुत घनिष्ठ मित्र होते थे बचपन में,
और इसने जो कपड़े पहने हैं वो इसके नहीं, वो कपड़े मेरे हैं। उसके मुंह से जैसे ये बात निकलती है वो खुद भी परेशान हो जाता है। उसका मित्र तो उसको और भी विचित्र भाव से देखने लगता है कि ये क्या तरीका है मिलवाने का। ये तो कोई ढंग नहीं हुआ कि आप मिलवाओ और साथ में ये भी कहो कि ये कपड़े इसके नहीं, ये कपड़े मेरे हैं। मित्र बहुत नाराज होता है। वहां से वापस जब निकलते हैं तो मित्र उससे कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं न जाऊंगा। तुम तो मेरा अपमान ही कर रहे हो, ऐसे मिलवा रहे हो जैसे मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं, मैं बिना कपड़ों के आया था। तो राम प्रसाद कहता है कि नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था, लेकिन मेरी जबान फिसल गई। और जबान फिसल जाना, गौर करें, जबान फिसलती नहीं। आपके मन में जो होता है वही कभी निकल आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो विचार आपके मन में ना हो और जबान फिसले और वो शब्द प्रकट हो जाए। तो ऐसा ही राम प्रसाद के साथ होने लगा था। वो उस विचार का जितना दमन करता, वो विचार उसके अंदर और भी शक्तिशाली होने लगा। राम प्रसाद बार बार यही कहता कि नहीं मेरे मित्र, मेरे प्यारे मित्र, तुम अब वापस ना जाओ, मेरे साथ ही चलो और मैं तुम्हारे कपड़ों का जिक्र करूंगा ही नहीं। मैं इन कपड़ों के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये मेरे हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं, मैंने तुम्हें इन्हें पहनने को दिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। तो मित्र कहता है कि ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे हाव भाव देखकर लगता तो नहीं कि अभी भी तुम इस विचार से मुक्त हो सके हो। तो राम प्रसाद कहता है कि नहीं नहीं, मेरे साथ ही चलो, मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं इन कपड़ों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा कि ये कपड़े तुम्हारे नहीं, ये मेरे हैं। तो उसका मित्र भी कहता है तो ठीक है, लेकिन अभी मेरे साथ भी ये बार बार कपड़े कपड़े क्या करना, बार बार यही जिक्र को क्यों दोहराना। बोलता है ठीक है, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि तुम मुझे माफ कर दो, तुम मुझे क्षमा कर दो। मित्र कहता है ठीक है, चलो मैंने मानी तुम्हारी बात, चलो आगे चलते हैं। आगे एक और घर जाता है राम प्रसाद और उसका मित्र, और राम प्रसाद उसको मिलवाते समय फिर वही गलती कर बैठता है कि ये मेरे मित्र हैं और बहुत शालीन, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सौम्य हैं ये व्यक्ति, और इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं ये इन्हीं के हैं, ये मेरे बिल्कुल नहीं। तो इस पर वो तो घर वाला भी चौंकता है कि ऐसे कैसे तुम किसी का परिचय करवा रहे हो कि ये कपड़े इसी के हैं, मेरे नहीं। इससे तो शंका और भी बढ़ती है कि आखिर ये कपड़े हैं किसके। उसका मित्र तो और भी अपमानित महसूस करता है। वो कहता है कि ये क्या तरीका हुआ तुम्हारा राम प्रसाद, ऐसे कोई मिलवाता है क्या कि ये कपड़े इसी के हैं, ये मेरे बिल्कुल भी नहीं। राम प्रसाद कहता है गलती हो गई, माफ कर दो, इस बार माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो उसके पैर तक छू लेता है तो मित्र द्रवित हो जाता है उसके प्रेम में, लेकिन थोड़ा अब अंदर वो व्याकुल भी है, थोड़ा अपमानित भी महसूस कर रहा है। उसकी बातों में क्रोध का पुट भी आ रहा है कि अब मुझे जाने दो, मैं घर में ही विश्राम कर लूंगा। लेकिन राम प्रसाद है कि अपनी उस गलती को ठीक करने के चक्कर में बार बार अनुरोध करता है कि मेरे मित्र तुम मेरे साथ ही रहो, और इस बार देखना मैं तुम्हारा कितना सुंदर परिचय कराता हूँ। वो लोग रास्ते में चलने लगते हैं और राम प्रसाद के मन में वो विचार चलता है जोर से और जोर से कि मुझे कपड़ों का जिक्र ही नहीं करना है, इस पोशाक के बारे में कुछ भी नहीं कहना है, बात ही नहीं करनी है कपड़ों की, क्योंकि मैंने तो अब इसे वचन दे दिया है कि मैं कपड़ों का जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन जैसे जैसे वो अपने मन में इन बातों को दोहराता है, उसका मस्तिष्क उन कपड़ों के विचारों से ग्रसित होता जा रहा है, भरता जा रहा है। वो परेशान हो जाता है, लेकिन बार बार अपने आप को समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, बार बार। तो जिस विचार का दमन किया जाए वो और शक्तिशाली होता है, लेकिन हम उस प्रयास में लगे रहते हैं। खैर राम प्रसाद फिर तीसरे घर पे जाता है, अपने मित्र को मिलवाता है कि ये मेरे मित्र हैं, 20 साल बाद हमारा मिलना हुआ है और हमारे बीच प्रेम देखो कितना
कि ये मित्र मिलने चले आए, इतनी दूर से, इतनी लंबी यात्रा करके मुझसे मिलने आए। और जहाँ तक रही कपड़ों की बात, तो उनका तो मैं जिक्र ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपने मित्र को वचन दिया है कि इसके परिचय में कपड़ों की बात आएगी ही नहीं। वो मित्र अपना सिर पीट लेता है कि हद होती है किसी भी बात की, तुम तो इन कपड़ों के पीछे ही पड़ गए, ये लो तुम्हारे कपड़े मैं यहीं उतारे देता हूँ। तो ये है वो छोटी सी कहानी जो संकेत देती है, एक गहरा संकेत, एक इशारा, और बहुत दूर तक ले जाने वाला इशारा कि हम अपनी जिन भी बातों का, जिन भी विचारों का दमन करेंगे, उनसे हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे, उनसे हम और ग्रसित हो जाएंगे। हमारे वही विचार, हमारी वही आदतें हमें और बांधने लगेंगी, हमें और जकड़ लेंगी अपने उस शिकंजे में जिससे निकलने के बारे में हम सोचते हैं। और जितना ज़्यादा सोचते हैं हम उतना ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। तो इस तरह किसी भी चीज़ से अगर मुक्त होना है तो उसके विषय में विचार ही छोड़ देना होगा, और जो कुछ उसके अवशेष, उसकी परछाइयाँ हमारे मस्तिष्क पर रह गई हैं, उन्हें स्वीकार कर लेना होगा कि हाँ, ये मेरे साथ चल रहा है, ये विचार मेरा विचार है और इस समय मेरी मनः स्थिति ऐसी ही है। और विचार तो बादलों जैसे होते हैं, आते हैं चले जाते हैं। सुबह कोई विचार होता है, शाम कोई और बादल हमारे मस्तिष्क में छाया होता है। तो यूं किसी बादल को धकेले नहीं, बहता हुआ आया है, बह जाने दें। उसे स्वीकार कर लें कि इस नीले आसमान में आज अभी इस क्षण में ये बादल है, बस इतना ही। और आप देखेंगे स्वीकार मात्र से वो बादल धीरे धीरे बहता हुआ दूर चला जाता है और फिर नीला आसमान रह जाता है। नीला आसमान आपके स्वभाव का प्रतीक है, आपके आनंद का, आपके प्रार्थना पूर्ण होने का प्रतीक है। जब आप खुले आसमान हो जाते हैं तो आशीर्वाद बरसता है, परमात्मा पूरा उतर आता है। हाँ, बीच में कभी कभी बदलियां आएंगी, उन्हें आने दें। विचार आते हैं, आते रहें। आपकी कुछ आदतें हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ने के लिए आप उनसे लड़े नहीं, उनसे झगड़े नहीं, उनका दमन ना करें। मात्र स्वीकार ही एक कुंजी है। हाँ, कुछ करें तो विधेयात्मक करें, दिए को जलाएं। तो स्वीकार कर लें अपने आप को अपनी पूरी समग्रता में, और आप पाएंगे जो जो अशुभ आपको लगता है वो धीरे धीरे हटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, और जो भी शुभ है वो और बढ़ता जा रहा है। तो देखें, एक प्रयोग करें अपने जीवन के साथ, थोड़ा स्वीकार करना शुरू करें अपने आप को, दमन को थोड़ा विश्राम दें, और आप पाएंगे कि आप बढ़ने लगे हैं, उठने लगे हैं, प्रफुल्ल और प्रमुदित रहने लगे हैं, आनंद और उत्साह आप में बढ़ने लगा है। नमस्कार।